हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा एक नया प्रैक्टिस सेट है। तो आज हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे एग्जाम क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं 2024 से पहले जितने भी पेपर होने वाले हैं उसमें जान लगा दो, क्योंकि 2000 पहले से जॉब ले लो, बहुत बढ़िया है। बेरोजगारी वैसे बहुत चरम पे है। तो आज देखने वाले हैं हम साइंस का सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस क्या है हमारे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि गोता लगाते समय किसी गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण से क्षतिग्रस्त हो जाता है। मतलब अब जो लोग स्विमिंग करते हैं उनको पता होगा कि गोता लगाते समय अगर आप जो कान का पर्दा है वो किस उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब आप अगर पानी में कूदते हैं तो आपके कानों पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो गोताखोरों के कान का पर्दा किस कारण से क्षतिग्रस्त हो जाता है? ऑक्सीजन की कमी से हो जाता है, या उच्च वायुमंडलीय दाब से हो जाता है, या उच्च जल दाब से हो जाता है, या ऑल ऑफ दीज। देखो, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं, गोताखोर है, ऑक्सीजन तो लेके घूम रहा होगा, या नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन से कान का कोई लेना देना नहीं है। उच्च वायुमंडलीय दाब तो ये नहीं होगा, उच्च वायुमंडलीय दाब से कोई मतलब नहीं होता है। अब देखो, गोता लगाते समय क्या होता है कि पानी में जो गोताखोर होता है पानी गहराई में चला जाता है, जहाँ से पानी में उच्च दाब होता है। इसके कारण क्या होता है कि उसके कानों का पर्दा क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो अगर गोता लगाते समय गोताखोर के कान का पर्दा क्यों खराब हो जाता है? तो उच्च जल दाब के कारण। किसके कारण? उच्च जल दाब के कारण हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि कोई 70 किलो भार वाला व्यक्ति लिफ्ट से नीचे आ रहा है। यदि लिफ्ट की केबल अचानक टूट जाए तो व्यक्ति का भार क्या होगा? अगर कोई 70 केजी का व्यक्ति लिफ्ट से नीचे आ रहा है और लिफ्ट की केबल मान लो टूट गई, तो व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा? क्या वो 70 किलो रहेगा, या 35 किलो हो जाएगा, या 140 किलो हो जाएगा, या आपका हो जाएगा वो शून्य? तो 70 किलो हो जाएगा, 35 किलो, 140 या 0 हो जाएगा। तो अगर लिफ्ट से नीचे आते समय यदि कोई लिफ्ट की केबल अचानक टूट जाए तो व्यक्ति का जो भार होता है वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि भार प्रक्रिया जो बल होता है उसका परिणाम होता है। और उसमें क्या होता है कि अगर आप क्योंकि फ्री फॉलिंग हो रही है, तो फ्री फॉलिंग में आपके जो बॉडी वेट है वो कितना हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 2 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 का डी, 0 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति आता है, कितने भी किलो का हो, 70 नहीं, 100 किलो का हो, 200 किलो का, कोई मतलब नहीं बनता उससे। अगर लिफ्ट नीचे आ रही है और लिफ्ट की केबल अगर टूट गई तो फ्री फॉलिंग हो गई, और फ्री फॉलिंग की कंडीशन में क्या होता है? उसका वेट जो होता है वो 0 हो जाता है। आगे हम बात करते हैं कि यदि किसी वस्तु को पानी में डूबी हुई अवस्था में तोला जाए तो हवा में लिए हुए भार की तुलना में उसके भार पर क्या प्रभाव होगा? ये बोल रहा है कि अगर कोई वस्तु है जो पानी में डूबी हुई अवस्था में है, उसको तोला जाए या हवा में हुए भार की तुलना में उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वृद्धि होगी, कमी होगी, एक समान बना रहेगा, या पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता है? तो इसका जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर पता होगा तो पढ़ा है तो पता होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स के बारे में। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? किसी द्रव में जो पूर्णतः यांत्रिक रूप से डूबी हुई किसी वस्तु पर लगाने वाला जो उत्प्लावन बल होता है उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इसी कारण से यदि कोई भी वस्तु अगर पानी में क्या होती है, पानी में डूबी हुई अवस्था में तोला जाता है तो उस पर क्या करता है? उत्प्लावन बल लगने के कारण उसका भार वास्तविक भार से कम हो जाता है। क्या हो जाएगा? वास्तविक भार से कम हो जाएगा। और भार में यही कमी क्या होती है? उत्प्लावन बल के मान के समान होती है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि क्या होगा, उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कमी होगी, वृद्धि नहीं होगी। ध्यान रखना, बहुत सारी वृद्धि सोच रहे होंगे पानी में गीले हो गया, ये हो गया तो ये नहीं है। 3 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यदि एक पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? अगर एक पिंड जो है ना एक समान गति से गतिमान है तो इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सही गलत बताना है। ठीक है, मतलब 3 सही है। उसकी गति एक सरल रेखा पर है, पहला है। दूसरा, उसकी चाल समय के साथ बदलती है। तीसरा, उसका त्वरण शून्य होगा, या उसका विस्थापन समय के साथ रैखिकता बढ़ता है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो देखते हैं। अगर एक पिंड जो एक समान वेग से गतिमान है तो उसकी गति क्या? उसकी गति एक सरल रेखा पर है। तो बिल्कुल देखो, वेग बराबर क्या होता है? हमारा विस्थापन बटे समय होता है। यदि कोई जो पिंड होता है एक समान वेग से गतिशील होता है तो उसकी चाल भी एक समान होगी और पिंड का विस्थापन समय के साथ रैखिक रूप से बढ़ेगा। तो अब हमें ये पता चलेगा कि गति तो एक सरल रेखा पर ही होगी, और उसका त्वरण क्या हो जाएगा? और उसका त्वरण शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्वरण बराबर क्या है? वेग में परिवर्तन बटे समय। अगर वेग में परिवर्तन और बटे समय हम निकालेंगे तो उसका क्या होगा? 0 हो जाएगा, 0 निकल के आएगा। तो त्वरण हमारा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और अगर क्या होता है कि यदि कोई पिंड अगर एक समान वेग से गतिशील है तो उसकी चाल भी एक समान होगी और पिंड का विस्थापन समय के साथ रैखिक रूप से बढ़ेगा। इसलिए क्या होगा कि पिंड जो है उसका विस्थापन समय के साथ रैखिक रूप से बढ़ता है। तो ये भी हमारा सही हो गया। तो चाल समय के साथ बदलती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सरल रेखा में चलेगी तो चाल समय के साथ नहीं बदलती है। तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो बी वाला सही नहीं है। तो ध्यान रखेंगे 4 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक का जड़त्व अधिकतम है? अब इनमें से किसका जड़त्व अधिकतम है? क्या परमाणु का है, एक अणु का है, 1 रुपए के सिक्के का, या क्रिकेट की गेंद का है?
तो देखो जड़त्व किसी वस्तु का क्या होता है, एक ऐसा गुण होता है, देखो भारी बल की अनुपस्थिति में अपनी नियत अवस्था में बना रहता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि परिवर्तन का विरोध, देखो अगर परिवर्तन का विरोध है वही जड़त्व है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, तो किसका जड़त्व अधिकतम है, क्या परमाणु का है, अणु का है, रुपए के सिक्के का है, या क्रिकेट की गेंद का है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्रिकेट की गेंद का ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब क्रिकेट की गेंद का द्रव्यमान जो होता है ना सर्वाधिक होता है। अब क्रिकेट की गेंद का द्रव्यमान सर्वाधिक होगा, इसीलिए उसका जड़त्व भी अधिकतम ही होगा। क्योंकि जड़त्व की माप जो होती है ना, दो द्रव्यमान है, जड़त्व की जो माप है वो द्रव्यमान ही है। अगर भारी वस्तु का जड़त्व जो अधिक और हल्की वस्तु का जड़त्व कम होगा, तो भारी वस्तु का जो जड़त्व होता है ना वो हमेशा अधिक ही होगा और हल्की वस्तु का जड़त्व हमेशा कम होगा। तो परमाणु, अणु ये सब हल्के हैं, 1 रुपए का सिक्का, लेकिन क्रिकेट की गेंद जो है ना वो हैवी है। तो इस कारण से क्या होगा, जो जितना हैवी है, द्रव्यमान जितना सर्वाधिक होगा उतना ही जड़त्व भी सर्वाधिक होगा। तो ध्यान रखेंगे 5 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ब्रीफिंग भी जरूरी है, तो ब्रीफिंग में जानना भी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारा गुरुत्वीय बल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, गुरुत्व बल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है बताना। 3 सही है। यह विश्व के सभी पिंडों पर लगता है, क्या गुरुत्व बल विश्व के सभी पिंडों पर लगता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, यह खगोलीय पिंडों के बीच प्रभावी बल है, तो क्या ये खगोलीय पिंडों के बीच प्रभावी बल है, ग्रेविटेशन पुल की वजह से ही पिंड एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं, बंधे हुए हैं, बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा कि परमाणुओं के लिए यह बल नगण्य है, तो परमाणुओं के लिए क्या ये बल नगण्य है, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। अब चौथा बचा हमारा पास, लास्ट बचा, ये हमारे विश्व में पिंडों के सभी युग्मों के लिए एक समान नहीं, विश्व के में सभी पिंडों के सभी युग्मों के लिए एक समान होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो ये नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्मांड में प्रत्येक जो पिंड होते हैं दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उन्हीं को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे विश्व में पिंडों के सभी युग्मों के एक समान होता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 6 का डी राइट आंसर होगा हमारा, कि इनमें से कौन सा गलत है, तो डी वाला आंसर गलत है। अगला, किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना निर्भर करता है। किसी द्रव में कोई पिंड है वो तैरेगा या डूबेगा, किस बात पर निर्भर करता है, देख लेते हैं। पहला है केवल पिंड के द्रव्यमान पर, क्या केवल पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, या केवल पिंड के द्रव्यमान और द्रव के घनत्व पर, या पिंड और द्रव के घनत्व के अंतर पर, या केवल पिंड के द्रव्यमान और आकार पर। तो किस पर निर्भर करेगा, तो ये निर्भर करता है आपका पिंड और द्रव के घनत्व के अंतर पर, कि वो तैरेगा या डूबेगा। पिंड और द्रव का जो घनत्व है उसके डिफरेंस पर करता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होता है कि यदि जो वस्तु है उसका अगर घनत्व क्या हुआ, द्रव के घनत्व से अधिक है, तो वस्तु द्वारा हटाए गए जो द्रव का भार होता है वस्तु के भार से कम होगा, तो अथवा वस्तु डूब जाएगी। और यदि क्या होता है कि अगर घनत्व द्रव के घनत्व से कम है, अगर द्रव जो घनत्व है, जो वस्तु का घनत्व होता है वो द्रव के घनत्व से कम होता है, तो वस्तु अपने भार के समान मात्रा में जल को विस्थापित करेगी, इसलिए वो तैरेगी। तो ध्यान रखेंगे पिंड और द्रव की घनत्व के अंतर पर ही निर्भर करता है वो डूबेगा या बचेगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, परमाणुओं के बीच बांधों जो बंद होते हैं उनमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। तो न्यूक्लियस के बारे में, परमाणु के बारे में पूछ रहे हैं, एटम्स के बारे में। तो कौन सी ऊर्जा से वो बंधे हुए होते हैं, क्या वो नाभिकीय ऊर्जा से बंधे हुए होते हैं, रासायनिक ऊर्जा से, स्थितिक ऊर्जा से, या ऊष्मीय ऊर्जा से। तो परमाणु जो होते हैं वो किस ऊर्जा से बंधे होते हैं, वो आपके रासायनिक ऊर्जा से बंधे होते हैं, पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। परमाणु ऊर्जा से, रासायनिक ऊर्जा से बंधे होते हैं। अगला है हमारा कि निम्न में कौन सा बल अकेंद्रीय और असंरक्षीय है। तो कौन सा बल अकेंद्रीय और असंरक्षीय, क्या घर्षण बल, वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल, या यांत्रिक बल। तो कौन सा बल जो है ना वो अकेंद्रीय और असंरक्षीय है। तो यहाँ पर क्या है कि देखो इसके अंतर्गत क्या आता है कि कार्य पथ पर जो निर्भर करता है वो असंरक्षीय बल कहलाता है, जबकि किया गया कार्य जो होता है ना केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करे और पथ पर नहीं, तो उसे संरक्षीय बल कहते हैं। इसलिए क्या होता है कि घर्षण बल एक संरक्षीय और संरक्षीय बल भी है, घर्षण बल असंरक्षीय भी और केंद्रीय बल भी है। तो ध्यान रखेंगे 9 का एज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हमारा 9 का एज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये बार रिपीट किए गए हैं, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन और लास्ट बचा हमारा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की भार की तुलना में क्या होगा। अगर चंद्रमा पर मान लो 60 किलो का आदमी है तो पृथ्वी पर कितना रह जाएगा, जल्दी बताओ। 6 गुना हो जाएगा, या 1/6 भाग बचेगा, या 1/66 भाग बचेगा, 66 गुना अधिक हो जाएगा। तो नॉर्मली ये तो क्वेश्चन सबको पता होना चाहिए कि चंद्रमा पर अगर कोई व्यक्ति 60 किलो का है तो धरती पर कितना रह जाएगा, तो वो 1/6 भाग कितना रह जाएगा, 10 किलो का ही रह जाएगा, 10 किलो ही महसूस होगा उसको। तो इसको ध्यान रखेंगे। 10 का हमारा 20 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जितना भी अगर आप चंद्रमा पर जाते हैं और चंद्रमा पर जाने के बाद भार का कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है। तो ध्यान रखो 10 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इसको लगातार देखो, लगातार पढ़ाई करो, और बार एग्जाम में ये रिपीट हुए हैं तो इसको 1-2 बार देख लो, रिवीजन कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो। आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।